coming. Сын на работе, Яна, кидать! Что это такое? राष्ट्रवाद में डिबेट नंबर 2 में अब बात यूक्रेन और रूस के विवाद की। यूक्रेन पर रूस के अटैक का आज दूसरा दिन है। यूक्रेन की राजधानी कीव को कब्जाने की पूरी कोशिश हो रही है। सड़कों पर रूस की सेना घूम रही है, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया भर के वो देश जो युद्ध से पहले यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के दावे कर रहे थे, उन्होंने तो अपने कदम पीछे खींच रखे हैं। जो अमेरिका रूस के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, युद्ध शुरू होने पर साफ साफ कह रहा है कि वो यूक्रेन की मदद के लिए सेना नहीं भेजेगा। नेटो ने भी कहा है कि यूक्रेन की सीमा में उसकी सेना नहीं जाएगी। पहले जो बाइडेन का बयान सुन लीजिए। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. अमेरिका इतनी जल्दी पलट गया। पहले दावे कर रहा था कि वो सेना हथियार सब यूक्रेन को देगा, लेकिन अब रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है। इन आर्थिक प्रतिबंधों का असर कब होगा कोई नहीं जानता, लेकिन यूक्रेन में जो तबाही मची है उसका जिम्मेदार कौन है? अब यूक्रेन भारत की तरफ आस लगाकर बैठा है। कल पीएम मोदी ने पुतिन से बात की और कूटनीतिक तरीके से हल निकालने की चर्चा की, लेकिन जो रवैया अमेरिका और दूसरे देशों का रहा है उससे वो सभी देश जो अपने को अमेरिका का करीबी मानते हैं उन्हें सीखने की जरूरत है। सवाल भारत का भी है कि भारत को भी इससे सीख लेने की जरूरत है क्या? ऐसे में राष्ट्रवाद में आज का सवाल यह कि यूक्रेन अटैक से हिंदुस्तान के लिए भी सबक है क्या? कितना भरोसे के लायक है अमेरिका और इस युद्ध का भारत पर कितना असर पड़ने जा रहा है? हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। RSN सिंह रक्षा विशेषज्ञ थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और हमारे साथ सौरभ शुक्ला विदेशी मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। सौरभ भाई, बहुत स्वागत आपका। इस वक्त जो स्थिति बन गई है यूक्रेन के अंदर, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कह दिया कि हम तो अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, ये सब पीछे से क्यों छोड़कर भाग गए? और अमेरिका ने एक बार फिर साबित किया कि वो भरोसे के लायक नहीं है। देखिए, हर देश जो होता है अपने राष्ट्र हित में काम करता है, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो। वहां पर एक मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत है कि जो बाइडेन जो है उनके पास जो अमेरिकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसके चलते वो कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लेंगे कि जिससे अमेरिकन जो सेना है वो बूट्स ऑन द ग्राउंड कहीं होगी। आपने देखा कि अफगानिस्तान से भी उन्होंने एकदम से सेना बुला ली। तो और बाकी जो भी देश है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बाकी भी देश कोई ऐसा नहीं सहमत था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड हो। और दूसरी बात यह है कि यूक्रेन जो है नेटो का सदस्य नहीं है। अगर नेटो का सदस्य होता तो उसका आर्टिकल जो 5 है उसके अंदर होता है कि एक अगर सदस्य को अगर अटैक होता है उसके खिलाफ तो सारे जो देश हैं वो उसको अपने ऊपर अटैक मानेंगे और तब सिचुएशन डिफरेंट होती। पर इस केस में जाहिर बात है ये सेटबैक है, और मुझे लगता है कि ये सेटबैक नहीं। सौरभ भाई देखिए, मैं लोगों के लिए एक सरल एग्जांपल देता हूं। आप सही कह रहे हैं कि हर देश अपना हित देखता है, अपनी परिस्थिति देखता है, लेकिन मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि सौरभ भाई मुझे एक गाड़ी लेनी है, 1 लाख रुपया कम पड़ रहा है, तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है खरीदो, कोई दिक्कत नहीं, तुम पहुंचो, शोरूम पहुंचो, मैं तुमको 1 लाख रुपया अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। और उसके बाद जब मैं पहुंच जाऊं और सारे कागजात बन जाएं, गाड़ी लेके अब निकलने की बात हो तो कहे कि सर पेमेंट दीजिए, तो आप कहेंगे कि एक काम करो तुम खरीद लो, मेरे पास अभी पैसा नहीं। आपके अकाउंट में कितना पैसा है ये तो आपको पता होगा ना। तो अमेरिका को पहले बताना चाहिए था कि भाई हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे, हमारी स्थिति अभी नहीं है, तुम जो कर रहे हो सोच समझ के करो। तब तो वो बोल रहे थे कि ज्ञान दे रहे थे, बढ़ो बढ़ो बढ़ो, अब निकल लिए वो। देखिए, इससे एक चीज मैं बताऊं आपको, अगर जिस तरह से हालात लग रहे हैं कि यूक्रेन जो है अगर वहां पर इस सरकार का तख्ता पलट जाएगा और रूस अपनी जो एक उसके अपने शह वाली सरकार को वहां पर बिठा देगा, तो डेफिनेटली जो अमेरिका और जो उसके पश्चिमी एलाइज हैं उसकी साख पर बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और पुतिन की रणनीति ये भी है कि एक मैसेज दिया जाए कि इस
पूरे रीजन में मैं ही सर्वे सर्वा हूं और मैं पूरे विश्व में भी सर्वे सर्वा हूं। ये जो ये दो ट्विन जैसे कहते हैं कि पुतिन की एम्बिशंस थी, उसके चलते ये यहाँ पर हुआ है और मुझे लग रहा है कि जाहिर बात है कि इसमें सेटबैक होगा। ठीक है, कर्नल आरएसएन सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंह साहब, एक तो हम चर्चा कर रहे थे आपके जुड़ने के पहले कि अमेरिका ने फिर साबित किया कि वो भरोसे के योग्य नहीं है, और अगर वो भरोसे के योग्य नहीं है, ये बार बार साबित हो रहा है, तो इसमें भारत के लिए क्या मैसेज है? और जो सौरभ भाई कह रहे हैं कि रूस जो है वो साबित कर रहा है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, अगर वो ये साबित करता है तो ये भारत को सूट करता है क्या? नहीं, सबसे बड़ी अगर सीख है भारत के लिए तो वो ये इस बात को तय करना कि कोई जो बाहरी ताकतें जो हैं यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश ना करे। और हिंदुस्तान में ये बहुत बार कोशिश किया गया है। आपको 26 जनवरी का वो सर, मैं याद माफी होगा। के साथ आपको बस 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें यूक्रेन के नागरिक जो हैं वो हथियार उठाते दिख रहे हैं। वो बड़े बड़े बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसमें हथियार है। वहां के राष्ट्रपति ने पहले ही कहा है कि भाई जो लोग हैं वो रूस की सेना के सामने आए, हथियार चला सकते हैं तो हथियार चलाएं। तो कुछ लोग दिख रहे हैं जो जा रहे हैं और हथियार उठा रहे हैं। ये हालत यूक्रेन की हो गई है। 18,000 से ज्यादा हथियार वहां पर बांटे गए हैं आम लोगों को, और वो बड़े बड़े देश जो दावा कर रहे थे कि हम हैं, उनका कोई सैनिक वहां नजर नहीं आ रहा। अब आम आदमी, अब सोचिए वो बंदूक उठाकर रूस की सेना से लड़ने जा रहा है। सिंह साहब, आरएसएन जी, बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं मेरी बात को बड़े ध्यान से मैं कह रहा था कि देखिए, सबसे बड़ी अगर सीख आप मुझसे पूछे तो ये कि ये जो कुछ बाहरी ताकतें जो ये कोशिश करती हैं सत्ता परिवर्तन करने की, आज ये उसी का नतीजा है। आप याद कीजिए कि ट्रंप का जब इलेक्शन हुआ था तो लोग कहते थे कि इसमें बहुत बड़ी रूसी हाथ है। फिर यूक्रेन में तख्ता पतली याकोनोविच जो था, उसको प्रेसिडेंशियल पैलेस, वो रशिया से क्लोज थे, उनको प्रेसिडेंशियल पैलेस से उनको खदेड़ के भगा दिया गया प्रजातंत्र के नाम पे। क्या क्या ऑरेंज रेवोल्यूशन, तो येलो रेवोल्यूशन, तो ये रेवोल्यूशन, तो ये उसी का नतीजा है। और पाइपलाइन पॉलिटिक्स से बस ये दो चीजों से ये पूरा जो अभी स्थिति आप देख रहे हैं वो है। ऐसा नहीं है, मैं जो आपको कह रहा था कि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है, वो याद करें वो 26 जनवरी का वो दिन जब दिल्ली का चीफ मिनिस्टर वो कह रहा था कि मैं राष्ट्रपति भवन को इन्वेट करूंगा, शिंदे कहां बैठा गया वो मैं डिसाइड करूंगा, मैं ऐसे रिपब्लिक डे पे मेरी आस्था नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो हो ना सका, लेकिन कोशिश आपके यहाँ भी हुई है। कनाडा भी एक नेटो का मेंबर है और सबसे पुराना मेंबर 1949 का। आपके यहाँ कोई सिंगल बॉर्डर में उसका रिश्ता था कि नहीं था? तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सुनने वालों को मैं ये कहता हूं कि ऐसे जितने आपके आंदोलन होते हैं जो कि ये कहते हैं कि देश की जो सॉवरेनिटी है या सॉवरेनिटी के सिंबल्स हैं, उसको अगर कोई हमला करता है उसको आप कामयाब न होने दें। दोबारा कोई माइका लाल रिपब्लिक डे परेड में, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो, वो दोबारा ये ना कहे कि मैं तय करूंगा कि होम मिनिस्टर कहां बैठेगा। और दोबारा कोई सिंगू बॉर्डर पे बैठ के और एक आदमी को ब्लास्फेमी के उसका वो ना करे और कनाडा के द्वारा वो संचालित ना हो। तो ये सबसे बड़ी सीख है, ये सबसे बड़ी सीख है। ये पूरी शुरुआत ही हुई है वहां से कि पुतिन साहब ने कहा गया कि ट्रंप के इलेक्शन में ये किया, फिर उसके बाद आपको याद है याकोनोविच को किस तरीके से हटाया गया। तो ये टेंशन था। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इसका जवाब मुझे नहीं आ रहा है, किसी और से भी अगर मिल जाए मुझे, कि यूरोप 50% एनर्जी नीड्स यूरोप की आती है रशिया से। तो ये पुतिन ये कैसा पंगा ले रहे हैं कि अपनी पूरी मार्केट ही को खत्म करने जा रहे हैं। मुझे इस बात का आज तक जवाब नहीं मिला। सौरभ शुक्ला जी, आपके पास इस बात का जवाब है क्या? और जो दूसरा पक्ष आरएसएन सिंह साहब कह रहे हैं कि देश को लेकर, राष्ट्र को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, वो एक सीख भारत के लिए है क्या? चाहे आप
यहां रूस से सीखने की बात करें, आप कनाडा जो है वो क्या कर रहा है उसको देखकर आप उससे प्रेरित होने की कोशिश करें, क्या वो मैसेज भी है क्या? ये सौरभ भाई, सीक्रेट एमओयू चाइना के साथ नहीं साइन कर सकते हैं। ये आप सौरभ शुक्ला जी आपसे पूछ रहा हूं साइन कर सकते हैं सर, ये सौरभ जी से पूछ रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही मैं बीच में बोल हाँ सुशांत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि देखिए एक चीज तो है, और अगर आप देखें राष्ट्रवाद की आपने बात की, तो वहां देखिए यूक्रेन में भी जो कई वहां के सिटीजन्स हैं उनकी दाद देनी पड़ेगी। कई लोग, अगर आप देखें वीडियोस भी आए हैं, कई लोगों से हमारी बात हुई, वो खड़े हैं। वो इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि उनको डर लग रहा है, पर वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका देश पर एक दूसरी ताकत आके वर्चस्व स्थापित करना चाहती है। तो ये जो आयाम है वो अलग तरह का। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, ये जो इन्वेजन है उससे जियोपॉलिटिक्स पे तो असर पड़ेगा ही। आप पूरी जो ग्लोबल इकोनॉमिक्स है उस पर असर देखिए, और एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है उसकी तरफ भी गौर करें। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आप कोरोना से उबर रहे हैं। पूरा विश्व जो है 2 साल से ज्यादा कोरोना के चपेट में था, और इस वक्त जो है हर देश में इसकी दिक्कत है। तो ये जो चीज है हमें ये समझना पड़ेगा कि आगे इसके दूरगामी जो प्रभाव होंगे वो, क्योंकि हालांकि आज रूस ने एक थोड़ा लचीला रुख अपनाया है और कहा है कि हम चाहते हैं कि ये बंद हो, पर वो जाहिर वो चाहते हैं कि तख्ता पलट जाए और वो इसको बंद कर देंगे। RSN सिंह जी, क्या ऐसी कोई परिस्थिति हमारे पड़ोस में भी बनेगी क्या, जिसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही है? चीन और ताइवान को लेकर क्या वैसा कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं, शायद आपने कल अपने प्रोग्राम में RSN जी आपका नेट जी फिर से बोलना पड़ेगा सर, आपका नेटवर्क चला गया था। हाँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपने शायद कल प्रोग्राम में कहा था कि क्या तृतीय महायुद्ध होगा। तो अगर मान लीजिए कि एशिया इंडो पैसिफिक रीजन में एक नया फ्रंट खोलता है अगर चाइना ताइवान को लेके, तो यकीनन महायुद्ध होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि वहां पे जो अमेरिकन फोर्सेस है बहुत स्ट्रांग उस एरिया में, वो मुझे नहीं लगता कि ऐसा दुस्साहस करेगा। बिल्कुल ही ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन सबसे बड़ी चीज अभी एक जिक्र किया इन्होंने कोरोना का। मैं आपको बता रहा हूं, मैं अप्रैल से बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूं रेट ऑफ डेथ्स पूरे वर्ल्ड में, और मुझे तो हैरानी है कि रशिया जिसकी पॉपुलेशन केवल 14 करोड़ है, आप विश्वास नहीं करेंगे, कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब इनके 900 से 1000 लोग नहीं जा रहे। वन ऑफ द हाईएस्ट। और मुझे ताजुब हो रहा है कि ये कंट्री इतनी बेहाली में भी एक 14 करोड़ पॉपुलेशन में अगर रोज 1000 लोग मर रहे हैं, वो भी एक एजिंग पॉपुलेशन है, तो पता नहीं ये इस तरह का कदम, मतलब ये बड़ा मैं क्या कहूं, सराहनीय भी है, दुस्साहस वाला भी लगता है कि क्या है मुझे इस बार। लेकिन दे आर डिवास्टेटेड। सौरभ शुक्ला जी, आपके हिसाब से? जी देखिए, मेरे हिसाब से ये ऐसे तानाशाह मैं कहूं उसका कदम है जो बाकी चीजें नहीं सोचता। आपने अगर अभी एक वीडियो देखा हो रशिया के, जब ये सब पुतिन साहब ये निर्णय ले रहे थे, तो उनकी इंटेलिजेंस चीफ का वीडियो, वो थोड़ा उनको सपोर्ट करने में थोड़ा सा उनका जो है डगमगा गए। उस पे किस तरह से वो उनका साथ उनका इंटरेक्शन है, ये काफी जगह वीडियो वायरल हो रहा है। पर मैं आपको बताऊं कि एक चीज है कि वो जो सोच लेते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका एक पर्सनालिटी ट्रेट है। नहीं, लेकिन सौरभ भाई इसको इस तरह से क्यों नहीं देखे? आप कह रहे हैं कि पुतिन ने बिना सोचे ये किया कि क्या रिपरकशंस होंगे, इसको ऐसे क्यों ना देखे कि उसने बहुत सोच समझ के किया, क्योंकि उनको पता है कि कोरोना के संकट काल के बाद दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं नीचे हैं। कोई भी देश इस वक्त युद्ध नहीं चाह रहा, कोई अपना नुकसान करके इसकी मदद के लिए नहीं आएगा। ये परफेक्ट टाइम है, आप अपना काम करके निकल जाइए।
तो टाइमिंग तो बहुत होता है। देखिए टाइमिंग इस तरह के स्ट्रेटेजिक कैंपेन जब आप करते हैं, टाइमिंग का तो बहुत ज्यादा, और सिंह साहब बैठे हैं, वो भी एक्सपर्ट हैं, वो भी आज वो बताएंगे कि टाइमिंग जो है, कोई ऑपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक टाइमिंग अगर आपकी ठीक नहीं है तो उस ऑपरेशन का सब तैयारी के बावजूद भी वो फेल हो सकता है। तो वो तो पुतिन ने पूरा सोच समझ के किया है। उनको पता है कि जो बाइडेन की डोमेस्टिक कंपल्शंस है कि चाहे भी मदद करना चाहे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिड टर्म्स होने वाले हैं अमेरिका में, रेटिंग्स उनकी काफी नीचे हैं। तो ये सब सोच समझ के उन्होंने किया है। और एक चीज और है, वो बाकी देश जो है आसपास के, उनको एक मैसेज दे रहे हैं कि देखिए ये दुस्साहस मत करें कि नेटो का आप अपने आप एक, जो मेरे बॉर्डर के पास नेटो का पूरा एक प्लेइंग फील्ड बनाए, वो मैं उसको सहन नहीं करूंगा। तो ये मैसेज आरएसएन सिंह साहब, ये मैसेज चला गया, रूस की सेना अंदर तक लगभग घुसी गई है, कोई मदद के लिए कुछ भेज नहीं रहा है, सैंक्शंस जो लग रहे हैं उसका पुतिन पर एक पैसे का फर्क पड़ नहीं रहा है। ऐसे में ये चीजें और कितने दिन चलेंगे, आपको क्या लग रहा है? नहीं देखिए, वो आपको तय करना, मतलब ये कि आखिर उनका उद्देश्य क्या है, रूस का उद्देश्य क्या है। क्या वो रेजिम चेंज चाहते हैं, वह इस बात की मतलब इंतजार कर रहे हैं कि पूरा यूक्रेन कैपिचुलेट कर जाएगा, या वो एनेक्स करना चाहते हैं। अगर एनेक्स करना चाहते हैं तो ये युद्ध बहुत दिन तक चलेगी। कोई ये ना भूले कि इससे कहीं ज्यादा मात्रा में सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान हुआ था, और वहीं पर कोल्ड वॉर की जो आखिरी जो असली मात थी वहीं पर उनको मिली। तो चीजें की शुरुआत कुछ और तरीके होती हैं, वो फिर कुछ और रंग रूप ले लेता है। इसलिए ये शुरुआती, मैं अभी भी इसको शुरुआती दौर मानता हूं, मिलिटरीली नहीं, लेकिन जो इन्होंने कहा जियोपॉलिटिकल जो इसके उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे।